नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान आर्थिक विकास की समझ का अध्याय तीसरा पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है मुद्रा और साख। तो आइए देखिए, इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा जो है वो लेन देन का एक माध्यम है। तो देखिए किस प्रकार से हम लेन देन करते हैं। मुद्रा मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाज़ार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। ज़रा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वहीं वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती हैं। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूँ भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। अगला टॉपिक है मुद्रा के आधुनिक रूप। वर्तमान समय में मुद्रा के कौन कौन से रूप है उसके बारे में देखेंगे। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज़ें हैं जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा है। आगे है करेंसी। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है।
अगला टॉपिक है बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के पास अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खाता में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए उस जमा को मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती हैं। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। टॉपिक है बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खाता में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है या जमा करता है एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार है, उनके बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगला टॉपिक है साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण अर्थात उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह समड़ा व्यापारी को समड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से
1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करना है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अगला टॉपिक है स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती हैं। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती हैं। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती हैं और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती हैं। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती हैं। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती हैं। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन लागतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई है। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। अगला टॉपिक है ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु। बैंकों में पूंजी और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। ऋण की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। अगला टॉपिक है आवास ऋण। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है।
मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। अगला टॉपिक है भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बने हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने में वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहा है, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐसी दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीके से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। अगला टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक साख से क्या मिलता है। आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवार की कर्जों की 54% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवार से कीजिए। आप क्या देखते हैं? उनके केवल 17% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 83% औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है? पहला औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और ये उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोतों पर से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी ज़रूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। नेक्स्ट टॉपिक है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार
ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विशाल ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित हैं। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये अधिक हो सकती हैं। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए, सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाया तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से हैं। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। पढ़ेंगे इस पाठ का सारांश। इस पाठ में हमने क्या सीखा है, देखिए। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाता में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो।
साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए ज़रूरी हैं। इस प्रकार से हमारा यह पाठ कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट ही पाठ में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।